नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। एक हाथ में मांस का टुकड़ा पकड़े हुए माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने सोचा, अगर उस राक्षस के पास उत्पत्ति की भूमि में जागृत लोगों को स्थायी रूप से मारने की शक्ति है, एक ऐसी जगह जहां अमरता को सामान्य माना जाता था, तो यह तर्कसंगत होगा कि उसके पास स्वयं मृत्यु से बचने का भी कोई तरीका हो सकता है। बेशक ये भी संभव था कि ऐसा न हो सकता है कि उस राक्षस का प्रभाव महज एक अपवाद रहा हो, उसकी वर्जित प्रकृति का दुष्प्रभाव या कौशलों के बीच किसी प्रकार की विचित्र परस्पर क्रिया। लेकिन अगर यह बेकार भी साबित होता तब भी माइकल इसे चाहता था। वह दूसरों के पास मौजूद हथियार को अपने पास रखना ज्यादा पसंद करेगा, बजाय इसके कि वह खुद हथियारहीन रहे। ऐसा नहीं था कि वह सचमुच दूसरे अवेकनरों को मारने की योजना बना रहा था, और अब तक उसे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था। उत्पत्ति की भूमि में कदम रखे हुए उसे 3 महीने हो चुके थे, और इस दौरान उसकी मुलाकात अरोरा के किसी अन्य जागृत व्यक्ति से एक बार भी नहीं हुई थी। संयोग से भी नहीं, यह अपने आप में अजीब था। उसकी मूल दुनिया में जागृत लोगों की संख्या हजारों में थी। अब तक उनमें से कितने लोग मूल भूमि में प्रवेश कर चुके होंगे, इसे देखते हुए ये स्वाभाविक था कि उसका कम से कम एक से सामना तो हुआ ही होगा। लेकिन कुछ भी नहीं, कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। कभी कभी वो सोचता था कि क्या दुनिया वाकई इतनी विशाल है, या फिर कुछ और ही चल रहा है। बेशक ये भी बहुत संभव था कि वह उनमें से किसी एक से मिला हो, बस उसे इसका एहसास नहीं हुआ हो। वह जागृत जैसे किसी चमकते हुए शीर्षक के साथ घूम नहीं रहा था, और उसे संदेह था कि कोई और भी ऐसा कर रहा होगा। माइकल स्वयं इस दुनिया में अनगिनत व्यक्तियों से मिल चुका था। कौन कह सकता है कि उनमें से कोई एक अविघ्न नहीं था। हो सकता है कि कोई बिल्कुल उसी की तरह हो, अपनी शान को छुपाकर चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा हो। फिर भी अगर वह खुद से ईमानदार होता तो माइकल किसी भी अन्य अवेकनर से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। अभी तक नहीं, क्योंकि जब वह समय आएगा जब अरोरा का कोई दूसरा व्यक्ति अंततः इस दुनिया में उसके सामने खड़ा होगा, तो उसे यह जगह अपनी नहीं लगेगी। फिलहाल इस भ्रम में कुछ हद तक सुकून था कि वह अकेला बाहरी व्यक्ति था, और उसे यह एहसास अच्छा लगता था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी, फिर बिना किसी और झिझक के वह घुटनों के बल बैठ गया और मांस के उस टुकड़े को अपने सामने घास पर रख दिया। उसकी उंगलियां अभ्यास से भरी सटीकता के साथ चलने लगी, और उसने माना का उपयोग करके एक छोटा सा जादुई घेरा बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने कौशल को सक्रिय किया, उसके हाथों के बीच शक्ति की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। अमर पुनर्जीवन। अंधकार में माना की एक लहर उमड़ पड़ी। माइकल ने चैनल को बनाए रखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। तब शरीर में तीव्र ऐंठन होने लगी। कुछ ही क्षणों बाद माना पूरी तरह से स्थिर हो गया। जादुई घेरे से निकलने वाली रोशनी मंद पड़ गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई, जो नवजीवन प्राप्त प्राणी में समाहित हो गई। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। माइकल खड़ा हुआ और पीछे हट गया। ये हो गया। मांस का वह लोथड़ा अब महज एक लाश नहीं था, वह लौट आया था, और जैसा कि उसने लगभग अनुमान लगाया था, यह अभी भी काफी हद तक वैसा ही दिख रहा था। इससे माइकल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह सफल हो जाए। माइकल मुस्कुराया और उम्मीद भरी निगाहों से राक्षस के कौशल की जांच करने के लिए मुड़ गया। यही वह चीज थी जिसमें उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। हैरानी की बात यह है कि उस प्राणी के कौशल बहुत अधिक नहीं थे, केवल 5 ही कौशल थे। उसके सामने ठंडी नीली रोशनी में छवि प्रकट हुई। पहला संदेश पढ़ते ही उसके होंठ हल्के से खुल गए। परजीवी उन्नत महारत। यह मृतकों को किसी भी जीवित या मृत प्राणी के भीतर अपनी चेतना स्थापित करने की अनुमति देता है। एक बार स्थापित हो जाने के बाद ये पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। परजीवी किसी भी समय शरीर छोड़ सकता है, और मेजबान को शायद यह एहसास भी न हो कि वह कभी संक्रमित हुआ था। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। माइंड लैच एडवांस्ड मास्टरी। जीवित प्राणियों के साथ अदृश्य मानसिक संबंध स्थापित करता है। इन थ्रेड्स के माध्यम से कमांड जारी किए जा सकते हैं। ये सीमा उपयोगकर्ता की मानसिक क्षमता पर निर्भर करती है। लेकिन फिर सबसे भयानक घटना सामने आई। चेतना का विलोपन। उन्नत महारत किसी प्राणी की चेतना को लक्षित करता है। उन्नत स्तर की निपुणता प्राप्त करने पर, सफलता मिलने पर पीड़ित की चेतना को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है, जिससे शरीर एक खाली पात्र बन जाता है। माइकल ने तुरंत ही 2 मुख्य कौशलों को पहचान लिया। माइंड लैच, चेतना का विलोपन। उन्हें देखकर उसका दिल हल्का सा सिकुड़ गया, डर से नहीं बल्कि यादों से। तो बस यही था, यह इसी तरह काम करता था। अब विस्तृत विवरण पढ़ने के बाद सब कुछ समझ में आ गया। माइंड लैच वह तरीका था जिससे राक्षस दूसरों को अपने वश में करता था। जहां तक चेतना के विलोपन की बात है, उसी का इस्तेमाल कठपुतलियां बनाने के लिए किया गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम ने उसे खुद को समाप्त करने के लिए चेतावनी दी थी। इस कौशल से सिर्फ शरीर ही नहीं मरता था, इसने स्वयं को हटा दिया। आत्मा और चेतना के बारे में अक्सर अलग अलग बात की जाती थी, लेकिन वास्तव में वे आपस में गहराई से जुड़े हुए थे। आत्मा ये स्रोत थी, वह आधार थी जो जागृति को एक दोहरे अस्तित्व से जोड़ती थी, वास्तविक दुनिया में शरीर और उत्पत्ति भूमि में प्रक्षेपण। इसने अस्तित्व की दोनों अवस्थाओं को आपस में जोड़ा। लेकिन चेतना, वह तो मन था, नियंत्रक, किसी व्यक्ति के अस्तित्व का सार। और यदि आत्मा या चेतना में से कोई भी नष्ट हो जाए तो बस बात खत्म। वह सचमुच की मृत्यु थी। इससे भी बुरी बात यह है कि ऐसी स्थिति में सिस्टम का अमरता लाभ, इमोर्टैलिटी पर्क भी सक्रिय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था। यह सुविधा मृत्यु या हानि पर निर्भर थी।
लेकिन अगर चेतना पूरी तरह से मिट गई हो, अगर वापस लाने के लिए कुछ भी न बचा हो, तो फिर क्या पुनर्जीवित किया जा सकता है? टूटा हुआ शरीर, एक खोखला ढांचा, नहीं, स्वयं से जुड़ाव के बिना ये प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर माइकल थोड़ा सिहर उठा। इसीलिए तो सिस्टम की सुरक्षा व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थी। इसने उसे पारंपरिक तरीके से नहीं मारा था, इसने उसे ओवरराइड करने की कोशिश की थी। चालाकी भरा और खौफनाक, और लगभग सफल भी। फिर एक और कौशल था, एक ऐसा उदाहरण जिसे उन्होंने पहले भी देखा था, परजीवी। उस समय तो उसे यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी, लेकिन अब उसे वह बात याद आ गई है। फर्श पर पड़े मांस के ढेर के शरीर के रूप में काम करने वाले काले तंतुओं के एक विकृत समूह की छवि। माइकल ने गहरी सांस ली, उस याद ने उसकी आंखों में उदासी भर दी। इस तरह 3 कौशलों का हिसाब हो गया। उसने पैनल की ओर मुड़कर देखा। 2 अधिक, मेमोरी हार्वेस्ट एडवांस्ड मास्टरी। किसी शव या अचेत लक्ष्य के संपर्क में आने पर उपयोगकर्ता यादें अवशोषित कर लेता है। मन जितना तरोताजा होगा, विवरण उतने ही स्पष्ट होंगे। माइकल की सांस एक पल के लिए अटक गई। स्मृति संग्रहण, उन्होंने इससे पहले इस कौशल का उपयोग होते हुए नहीं देखा था, लेकिन यह निश्चित रूप से दिलचस्प था। आखिरी कौशल अचानक नजर आने लगा। माइंड नेस्ट एडवांस्ड मास्टरी एक मानसिक क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को धीरे धीरे एकाग्रता में कमी, मानसिक प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट और भावनात्मक व्यवधान का अनुभव होता है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से थकान, निर्णय लेने की क्षमता में कमी और आसानी से प्रभावित होने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। यह विशेष रूप से समूहों पर प्रभावी होता है, जिससे संदेह या भय बढ़ जाता है। इसका प्रभाव सूक्ष्म होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। इसे दबाया जा सकता है या विशिष्ट लक्ष्यों पर केंद्रित किया जा सकता है। माइकल ने धीरे से सीटी बजाई। ये खूबसूरत था, लेकिन एक भयावह तरीके से। क्षरण का एक हथियार। माइकल तैरते हुए इंटरफेस से पीछे हट गया और जमीन पर मौजूद प्राणी को देखने लगा। उसने चुपचाप उसका अध्ययन किया, उसकी क्षमताओं, उसके इतिहास और इस तथ्य के आधार पर कि उसकी नस्लीय श्रेणी उसके उच्चतम स्तर के एंडेड के बराबर थी। माइकल ने सोचा कि उसे एक नाम देना उचित होगा, लेकिन उससे पहले उसने मांस के लोथवे पर अमर आत्माओं को बुलाने का मंत्र प्रयोग किया। जादू सफल होने के बाद ही उसके विचार उस विषय पर वापस लौटे जिस पर वह पहले विचार कर रहा था, जबकि उसने इस तथ्य को आसानी से नजरअंदाज कर दिया कि वह इसे विकसित भी कर सकता है। एक नाम, और फिर उसे यह बात समझ में आ गई। जोकर, उद्धरण चिन्ह। माइकल ने इसे जोर से कहा और उस ध्वनि को जंगल की हवा में घुलने दिया। हाँ, बस यही था। जोकर, अप्रत्याशित, बेचैन कर देने वाला, अनेक व्यक्तित्वों से युक्त या बिल्कुल भी नहीं। एक ऐसा प्राणी जो आपके दिमाग को खोखला करते हुए मुस्कुरा सकता है और कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता। ये बिल्कुल सही फिट हुआ। इसकी क्षमताओं का अनियमित स्वभाव, मानसिक हेरफेर, जिस तरह ये बिना किसी चेतावनी के दूसरों के मन में प्रवेश कर जाता था, मानो किसी भयावह शो में कलाकार दिमागों में नाच रहा हो। यह भव्य नहीं था, यह महान नहीं था। जोकर। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी, उसकी निगाहें उस प्राणी पर टिकी हुई थी जो अब नाम पर प्रतिक्रिया दे रहा था। इसकी सतह पर एक कोमल स्पंदन झिलमिला उठा, मानो ये कुछ समझ रहा हो। अमर प्राणी का नाम, जोकर। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। पपेटिया भी काम कर सकता था। अगर उस राक्षस की कोई श्रेणी होती तो वह निश्चित रूप से यही होती। अब जबकि उसने क्लाउन से निपट लिया था जिसे उसने अभी अभी पाताल लोक भेजा था, माइकल ने सोचा कि आखिरकार उसके पास अपने क्लास आइटम के प्रभावों की जांच करने का समय है। ये सोचते ही उसने अपने स्टोर रूम में हाथ डाला और ताबूत जैसी एक वस्तु बाहर निकाली। भूल गए व्यक्ति का क्षतिग्रस्त ताबूत। प्रभाव, एक शाश्वत आह्वान, परलोक से एक अजन्मे प्राणी को बुलाएं। बुलाया गया प्राणी उपयोगकर्ता के उच्चतम अनुबंधित अजन्मे प्राणी से एक रैंक नीचे होगा और 24 घंटे तक या नष्ट होने तक बना रहेगा। बुलाए गए प्राणी के स्तर के आधार पर अत्यधिक ऊर्जा की खपत होती है। प्रभाव 2, मृत्यु का द्वार। ताबूत के अंदर लेटने से उपयोगकर्ता अपनी चेतना को अधोलोक में स्थानांतरित कर सकता है। प्रभाव 3, कब्र रक्षक का दावा। निष्क्रिय, यदि उपयोगकर्ता मारा जाता है तो ताबूत उसकी आत्मा को बांध लेता है, जिससे 10 वर्षों के बाद पाताल लोक में किसी यादृच्छिक स्थान पर पुनरुत्थान संभव हो जाता है। इसका उपयोग हर 100 वर्षों में एक बार किया जा सकता है और दूसरे पुनरुत्थान के बाद ये वस्तु नष्ट हो जाएगी। ये वस्तु निश्चित रूप से अपने पद के योग्य थी, इसके प्रभावों से ही यह बात स्पष्ट हो जाती थी। हालांकि वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न लगे, माइकल उन्हें बाद में अप्रत्याशित परेशानी में पड़ने से बचने के लिए अभी ही आजमाना चाहता था। उन्हें प्रभाव 1 के बारे में कुछ अटकलें थीं। उसके उच्चतम रैंक वाले एंडेड, जो कि वर्तमान में 3 स्टार एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैंक का था, से नीचे का रैंक या तो 2 स्टार एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंडेड या 3 स्टार रेयर एंडेड का संकेत दे सकता है। अगर ऐसा होता तो इसका असर उसके लिए लगभग नगण्य होता। उसके पास अब उच्च श्रेणी के मरे हुओं की कमी नहीं थी। लेकिन अगर यह पहला विकल्प था और विशेष रूप से विवरण में उल्लिखित उपभोग शब्द को ध्यान में रखते हुए, तो यह वस्तु उसे उस सीमा के भीतर किस प्रकार के मरे हुए प्राणियों को बुलाना है, ये चुनने की अनुमति दे सकती है। अगर यह सच होता तो भी इसका प्रभाव काफी मूल्यवान होता। और समय बर्बाद किए बिना माइकल ने तुरंत इसे आजमाने का फैसला किया। उसने ताबूत जैसी दिखने वाली वस्तु पर अपना हाथ रखा और प्रभाव को सक्रिय कर दिया। माइकल ने तय किया कि उपभोग का लक्ष्य उसकी अपनी शक्ति माना है। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपने कुल पूल का कम से कम 80% हिस्सा लगा दिया। और इसके महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। हो सकता है कि उसे सही मायने में समझने के लिए प्रत्यक्ष तुलना की आवश्यकता हो, लेकिन माइकल को विश्वास था कि यह मात्रा में माना पहले से ही अधिकांश रैंक 2 जादूगरों द्वारा कुल मिलाकर उत्पादित की जा सकने वाली मात्रा से कहीं अधिक थी। उसकी माना शक्ति का भंडार हमेशा से ही असामान्य रूप से अधिक था, और हाल ही में हुए विकास और उसकी वर्ग उन्नति से मिले प्रोत्साहनों के कारण यह अंतर और भी बढ़ गया था।
इसलिए जब उस वस्तु ने प्रतिक्रिया दी, उसकी सतह परतदार प्रतीकों से चमक उठी और एक जीवित हृदय की तरह धीरे धीरे स्पंदित होने लगी। माइकल थोड़ा पीछे हट गया, उसकी निगाहें परिणाम पर टिकी हुई थीं। अब उसे बस ये देखना था कि इससे क्या परिणाम निकलेगा। तारांकन, अधोलोक। यह मृत्यु का क्षेत्र था। ऊपर का आकाश घने तेल की तरह गाढ़े स्थिर भूरे कोहरे का सागर था, जो बिना हवा के भी मंथन कर रहा था। नीचे की जमीन उबड़ खाबड़ और पथरीली थी, जो काले पत्थर और सफेद राख से बनी थी। टूटी हुई मूर्तियां, कंकालनुमा पेड़ और सड़ते हुए खंडहर जैसी विशाल संरचनाएं भूले हुए कब्र के निशानों की तरह परिदृश्य से उभरी हुई थीं। और वे जीव भूत बिना किसी मंजिल के भटक रहे थे, पारदर्शी और फुसफुसाते हुए। कंकालनुमा राक्षस कोहरे में घात लगाए बैठे थे, खामोश लड़ाइयों में उलझे हुए या बस अस्तित्व बनाए हुए। विशाल कनखजूरे जैसे भयानक जीव दूर से रेंगते हुए जा रहे थे, अपने पीछे मांस के ढेर घसीटते हुए, मानो किसी अदृश्य शक्ति को भेंट चढ़ा रहे हों। और इन सबके बीच मरे हुए लोग भी थे, हजारों लाखों। कुछ बेसुध थे, अंतहीन जुलूस में झुके हुए थे। अन्य लंबे राजसी रूप से खड़े थे, लंबे समय पहले मर चुके राजाओं और सेनापतियों के अवशेष, जिनकी आत्माएं इतनी दृढ़ थीं कि क्षीण नहीं हो सकती थीं। यह पाताल लोक था, मृतकों का स्थान। तारांकन, अधोलोक के एक विशेष क्षेत्र में, जहां कोहरा नीचे की ओर लिपटता था और हर मौन कदम के साथ जमीन चटकती थी, एक ऐसी घटना घटी जो किसी और घटना से बिल्कुल अलग थी। एक द्वार प्रकट हुआ। इसने न तो दहाड़ मारी और न ही वास्तविकता को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये बस खुल गया। अंतरिक्ष में एक झिलमिलाती दरार, केंद्र में काली और धीमी गति से घूमते प्रतीकों से घिरी हुई। ये राख से ढकी जमीन से कुछ इंच ऊपर मंडरा रही थी, एक ऐसी धड़कन किले के साथ स्पंदित हो रही थी जो इस दुनिया की नहीं थी। जैसे ही ऐसा हुआ, सब कुछ बदल गया। हजारों मील में फैले हुए मरे हुए लोग जम गए। फिर मानो अदृश्य डोरियों द्वारा खींचे जाने पर वे मुड़ गए। कुछ तो राक्षस जैसे थे, हड्डियों और नसों के विशालकाय भयानक रूप। कुछ सैनिक थे जो अब भी पुराने युद्धों के जंग लगे कवच पहने हुए थे। यहाँ तक कि वे तैरते हुए प्रेत भी, जिनका कोई वास्तविक रूप नहीं था, झिझकते हुए प्रतीत हुए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। द्वार की ओर एक ऐसी विवशता अधोलोक में गूंज उठी, मानो कोई खामोश घंटी बज रही हो जिसे केवल मृत ही सुन सकते थे। यह एक तरह का बुलावा था। तारांकन, 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 तारांकन। लाखों लोग हिलने लगे, लड़खड़ाते हुए, फिसलते हुए, रेंगते हुए, मार्च करते हुए। हर कोने से मौत की एक अंतहीन लहर उमड़ रही थी, लेकिन सभी ने जवाब नहीं दिया। एक जर्जर हो चुके ऑब्सीडियन किले की छाया में एक आकृति अविचलित खड़ी थी, उसके लंबे सफेद बाल स्थिर हवा को चुनौती देते हुए लहरा रहे थे। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी, उसकी आंखें मंद अंगारों जैसी थीं। मृत फिर भी सोच रहा था। ली यांग, असंख्य मृतकों में वह सबसे अलग था। उसे ध्यान आया, बीते हुए जीवन का एक अंश अभी भी उसकी आत्मा से एक बुझती हुई चिंगारी की तरह चिपका हुआ था, जो बुझने से इनकार कर रही थी। वह फाटक की ओर नहीं बढ़ा, वह बस देखता रहा। एक लंगर खुल गया है, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे कब्रों पर बहती हवा। तो किसी ने संसार के द्वार खोलने की हिम्मत की। वह हिला नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन उसकी उंगलियां, जिनमें संवेदना की भावना बहुत पहले ही कम हो चुकी थी, उसके बगल में हल्की सी मुड़ी हुई थी। 100 साल उसने पहले गिनती नहीं रखी थी, लेकिन समय के साथ पाताल लोक का खालीपन कुछ जाना पहचाना सा लगने लगा। कुछ शांत सा। सन्नाटे ने यादों को धुंधला कर दिया, लेकिन उन्हें पूरी तरह मिटाने के लिए कभी काफी नहीं था। दर्द, उस संप्रदाय ने जिसने उसे एक जानवर की तरह ढूंढ ढूंढ कर मार डाला, उस अपराध के लिए जिसे वे पाप कहते थे। क्या ये वाकई इतना घृणित था? उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें दूर धड़कती दरार से हट नहीं रही थी कि मुझे उनकी पवित्र बेटी की हत्या करने के लिए मार डाला जाए। उसके होंठ हल्के से मुड़े, मुस्कान में नहीं, कुछ और ही, संयमित पागलपन की एक हल्की सी झलक। चखने के बाद वह स्मृति बुझती हुई लालटेन की लौ की तरह झिलमिला रही थी। चांदनी, उसके बालों में उसकी उंगलियां, अनंत काल का वादा। उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि मैंने उसकी पवित्रता चुरा ली, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन असल में उसने ही इसके लिए गिड़गिड़ाया था। वह हंसा, एक खोखली कड़वी सी आवाज जो उसके चारों ओर टूटे फूटे खंडहरों में हल्की सी गूंज उठी। खून सूख जाने के बाद वे हमेशा कहानी को फिर से लिख देते हैं। वह दरार फिर से धड़क उठी, इस बार और भी तेज। एक खिंचाव, सूक्ष्म लेकिन दृढ़, उसके भीतर गहराई में किसी चीज को छू रहा था। ली यांग उसे घूरता रहा। वह द्वार कोई साधारण पोर्टल नहीं था, वह इसे महसूस कर सकता था। ये वाला शायद उसे उसकी दुनिया से जोड़ दे, उसका असली वाला, जुबान्यान महान दुनिया, आध्यात्मिक नदियों और आकाश तक पहुंचने वाले संप्रदायों का स्थान, दिव्य जीवों और स्वर्णिम महलों का स्थान। यदि वह द्वार वास्तव में शुवान्यान से जुड़ा हुआ था, तो दुनिया ने अब तक एक बड़ी गलती की थी, क्योंकि वह यहाँ था। स्वर्गीय कमल संप्रदाय के उन अहंकारी कमीनों से, ली यांग ने प्राचीन द्वेष से भरी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, प्रार्थना करो कि तुम्हारी नींव अभी तक नहीं ढही है। अदृश्य हवा के झोंके से उसके बाल हल्के से ऊपर उठ गए। क्योंकि अगर मैं वापस आ गया, तो मैं तुम्हें उनके नीचे दफना दूंगा। ली यांग ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और। तारांकन, जैसे ही ताबूत चमकने लगा, वातावरण में एक अजीब सा तनाव छा गया। माइकल की भौहें तन गईं। ताबूत एक बार धड़का, फिर दोबारा, फिर ढक्कन चटक कर खुल गया। भीतर से एक धीमी सी फुफकार सुनाई दी। ढक्कन खुलते ही माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सहज रूप से डिटेक्ट मंत्र का प्रयोग किया। अचानक एक नीली स्क्रीन अस्तित्व में आ गई। दुष्ट साधक, लेवल 49, रैंक 2 स्टार, असाधारण रैंक। माइकल के चेहरे पर भावहीनता छा गई। तो यह वास्तव में 2 सितारा असाधारण रैंक थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने उम्मीद की थी। उसने धीमी सांस छोड़ी, तो मेरा अनुमान सही निकला। पर तब भी जो कुछ उसने अभी अभी अनुभव किया था, ताबूत से जो उपस्थिति उभरी थी, उसके आधार पर माइकल को जल्दी ही कुछ और भी समझ में आ गया।
ऊर्जा की खपत शक्ति के साथ रैखिक रूप से नहीं बढ़ी। अपनी 80% माना शक्ति को खर्च करने से इस स्तर के मरे हुए प्राणियों की गारंटी नहीं मिली थी। इससे बस उसे उच्चतम स्तर पर किसी प्राणी को बुलाने की अधिक संभावना मिली थी। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था, ये कौशल जितना अधिक प्रयास करोगे उतना ही मजबूत होगा, पर आधारित नहीं था। नहीं, यह एक लॉटरी थी। बेशक इसमें धांधली हुई थी, जितना अधिक वह निवेश करता जीतने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती, लेकिन ये कोई वादा नहीं था। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो यह एक जोखिम भरा काम है, एक ऐसा काम जो उसे बिना कुछ उपयोगी परिणाम दिए ही थका सकता है अगर किस्मत उसका साथ न दे। और उसकी किस्मत, खैर, फिर भी उन्हें निराशा नहीं हुई, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत हुआ, क्योंकि उसने एक और बात पर ध्यान दिया था, ताबूत के साथ उसके साझा बंधन से जुड़ी एक धुंधली सी कड़ी। माइकल को एहसास हुआ कि मैं इसे दोबारा बुला सकता हूँ, और अगली बार इसमें इतना खर्च भी नहीं आएगा। यह कोई स्थायी अनुबंध नहीं था, उसकी मरे हुए लोगों की सेना की तरह नहीं, लेकिन यह एक छाप थी, एक निशान, कुछ ऐसा जो ताबूत ने पाताल लोक में उकेर दिया था जब उसने मरे हुए लोगों को बाहर निकाला था। जब तक वह वस्तु सही सलामत रहती, माइकल के पास उसी मरे हुए प्राणी को दोबारा बुलाने का विकल्प होता। फिर भी वह हिचकिचाया। दुष्ट साधक लेवल 49। दुष्ट साधक, ये नाम कुछ ज्यादा ही संदिग्ध लग रहा था। ली यांग ने अपनी आंखें खोली। ये बदलाव अटपटा था। उनके लिए दुनिया अब भी सफेद और काले रंग के विभिन्न शेड से बनी थी, लेकिन ये दुनिया ऊर्जा की प्रचुरता से भरी हुई थी। उसकी सांस थम गई। उसने गहरी सांस ली और उसकी पहले से ही निष्क्रिय नसें हल्की सी झंझनाहट से भर उठी। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें याद आ रहा हो कि जीवित रहना कैसा लगता था। इस जगह की हवा ही उम्दा और घनी थी, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर। ये रेशम की तरह उसकी त्वचा पर फैल गई और उसकी हड्डियों तक समा गई। अगर उसका दिल अभी भी धड़क रहा होता तो वह विस्मय से गरज उठता। ये, उसने आंखें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया, बेतुका है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन थी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा की एक नस के ऊपर निर्मित हो। नहीं, नस नहीं, एक समुद्र। यहाँ तक कि शुवानयान ग्रेट वर्ल्ड में भी इतनी समृद्ध पवित्र भूमि दुर्लभ थी और प्राचीन कुलों, संप्रदायों या दिव्य जानवरों द्वारा इसकी कड़ी सुरक्षा की जाती थी। एक साधक के लिए, यहाँ तक कि उसके जैसे राक्षसी साधक के लिए भी, ये स्वर्ग था। ली यांग खिलखिलाकर हंस पड़ा, मानो अपनी वर्तमान स्थिति को भूल गया हो। अगर मेरा जन्म यहाँ हुआ होता तो शायद मैं देवता बन जाता। लेकिन जैसे ही वह विचार पनपा, जैसे ही एक विकृत आशा की चिंगारी भड़कने का साहस किया, उसकी आध्यात्मिक चेतना भीतर की ओर पहुंची और उसने अपनी आत्मा की स्थिति का जायजा लिया। और सब कुछ बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्या, उसकी आत्मा के सागर के भीतर एक जंजीर थी, एक पतली चांदी जैसी डोरी, मुश्किल से दिखाई देने वाली, लेकिन असली, स्थिर, और उसमें एक बाहरी ऊर्जा का हल्का सा स्पंदन हो रहा था। ली यांग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। उसने श्रृंखला के प्रवाह का अनुसरण किया और जैसे बर्फ गर्म खून में डूब जाती है, वैसे ही उसे एहसास हुआ। ये किसी पर अधिकार जमाना नहीं है, वह गुर्राया। ये नियंत्रण है। किसी ने उसे पाताल लोक से खींच लिया था, किसी ने उसे बांध दिया था। उसकी नजरें अचानक उसके सामने मौजूद आकृति पर टिक गईं। ब्रह्मांड की विशाल संरचना में सत्ता प्राप्त करने के अनगिनत रास्ते थे, अनगिनत प्रणालियां थी जिनका उपयोग नश्वर, अमर और उनके बीच के सभी प्राणी शिखर तक पहुंचने के लिए करते थे। जादूगर, चुड़ैले, तांत्रिक वंश, आभा योद्धा, तांत्रिक शक्तियां रखने वाले, आध्यात्मिक शुद्धिकर्ता, मानसिक शक्तियां रखने वाले, संबंधकर्ता। हर रास्ता अलग था, कुछ उथले, कुछ गहरे, कुछ कमजोर लेकिन आसान, कुछ विशाल लेकिन कपटी, कुछ प्रकृति से उत्पन्न, कुछ विज्ञान से, और कुछ विशुद्ध इच्छा शक्ति या दैवीय विरासत से। लेकिन उन सब में दाव साधना सबसे अनंत साधनाओं में से एक रही, न केवल पैमाने में बल्कि सच्चाई में भी। और ली यांग ऐसे ही सबसे प्राचीन और शक्तिशाली लोकों में से एक, जुवानयान महान लोक से आया था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना अरोरा जैसे क्षेत्र से की जा सके। नहीं, अरोरा नहीं थी। एक बच्चा सत्ता की सीमाओं को कुरेदने की कोशिश कर रहा है। यदि प्रौद्योगिकी की रीढ़ प्रथम जागृतिकर्ताओं और मुट्ठी भर प्रारंभिक साधकों, जिन्होंने किसी तरह इस खाई को पाटा, के कारण ये दुनिया पहले ही एक महान दुनिया के अधीन हो गई होती। विभिन्न राज्य शांतिपूर्ण पड़ोसी नहीं थे, वे लालची थे। उनके बीच युद्ध होना कोई असामान्य बात नहीं थी। सत्ता व्यवस्था में टकराव हुआ, विभिन्न नस्लों के बीच संघर्ष हुआ, संसाधनों की चोरी हुई। ये हमेशा नफरत की वजह से नहीं होता था, कभी कभी कारण बहुत ही सरल होता था। सभ्यता का विकास निष्पक्षता के माध्यम से नहीं हुआ, इसका विस्तार बलपूर्वक किया गया। ली यांग कोई मामूली बदमाश साधक नहीं था, वह स्वर्णिम मूल अवस्था में एक सच्चे दावपथ के साधक थे, जो पहले से ही नवजात आत्मा के किनारे को छू रहा है। वह 300 वर्षों से अधिक जीवित रहे, और उन सदियों के दौरान उन्होंने खेती करने के अलावा और भी बहुत कुछ किया था। उसने सीख लिया था, वह इस मामले में अकेला नहीं था। सभी साधक जो स्वर्णिम मूल अवस्था तक पहुंच चुके थे, कम से कम वास्तविक साधना जगत में ज्ञान की समान गहराई साझा करते थे। यह कोई वरदान नहीं था, यह उम्र का परिणाम था, दीर्घायु का, इतना लंबा जीवन जीने का कि बहुत कुछ देख लिया हो। केवल असाधारण प्रतिभाओं को ही अपवाद माना जाता था। कुछ पीढ़ियों में एक बार जन्म लेने वाले ये दानव, जो कुछ भी ना होते हुए भी कुछ ही दशकों में आधारभूत अवस्था से लेकर नवगठित आत्मा तक की यात्रा कर लेते थे। उन्हें सीखने का समय नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। शक्ति उन पर इस प्रकार आती थी मानो स्वयं ब्रह्मांड उन पर कृपा बरसा रहा हो। पब फ्यूचर एड्स, या फिर स्वर्ग के बच्चे थे जो हमेशा साधक नहीं होते थे। वे तो बस भाग्य से ही ऐसे थे। वे लोग पारंपरिक तरीके से खेती नहीं करते थे। उन्होंने दशकों तक ध्यान नहीं किया और न ही अपने शरीर को आध्यात्मिक अग्नि में तपाया। उन्होंने हत्या कर दी। हर बार जब वे किसी दुश्मन को नष्ट करते थे तो वे और भी मजबूत हो जाते थे।
उनका मार्ग नरसंहार का मार्ग था। अगर ऐसा नहीं होता कि एक समय ऐसा आता जब उन्हें सत्ता हासिल करने के लिए केवल हत्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, तो विपत्ति को रोकने के लिए उन्हें बचपन से ही मार दिया जाता। ली यांग ने एक से लड़ाई लड़ी थी। वे सचमुच स्वर्ग के विशेष बच्चे थे। बहरहाल ली यांग के विशाल ज्ञान ने ही उसे यह एहसास दिलाया कि उसकी वर्तमान स्थिति कितनी असामान्य थी। उनकी आत्मा में एक बंधन था, और जिस ताबूत में वह लेटा था, और तभी उसे कुछ और समझ में आया। मैं शुवानयान में नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। यह सिर्फ हवा नहीं थी, सिर्फ ऊर्जा नहीं थी, यह आह्वान की विधि ही थी, इस्तेमाल की गई तकनीकें थीं। वह प्राकृतिक संपर्क था जो बंधन बनने के समय उसकी दृष्टि के शून्य में क्षण भर के लिए चमक उठा था। इसमें मौजूद हर चीज विदेशी प्रणालियों की झलक दे रही थी। ली यांग की निगाहें धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण पर घूम गईं। यह नई दुनिया, यह नया क्षेत्र, परग्रही, विदेशी, फिर भी निस्संदेह शक्ति से भरपूर। लेकिन वह आराम के झांसे में नहीं आया, एक पल के लिए भी नहीं। उसे हवा, ऊर्जा या पास खड़े तथाकथित संबंधकर्ता की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए जो मायने रखता था वह था उसके अंदर की जंजीर। ये भद्दा, सती और अस्थायी था। सती परिष्कार और इतने शक्तिशाली उपकरण का उपयोग, ली यांग ने धीमी आवाज में ताना मारते हुए कहा। छी, तुमने मुझे अलग अलग लोकों में खींच लिया और मुझे बांधने की हिम्मत की, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं कि तुम क्या पकड़ रहे हो। उसके मन में हत्या करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वह यहाँ किसी आदेश पर काम करने वाला कोई लाश सैनिक बनने के लिए नहीं आया था। वह कोई कठपुतली नहीं था। वह मृत्यु के बाद भी परलोक में एक राजा के रूप में शासन करता रहा था। यह बंधन, यह आह्वान उसके लिए कुछ भी नहीं था। यदि उस युवक ने सोचा था कि उसने एक बेजान जानवर को बुलाया है, तो वह गलत था। ली यांग का आज्ञा मानने का कोई इरादा नहीं था। उसने अंतर्मन की ओर रुख किया और आध्यात्मिक श्रृंखला का पता लगाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने भूसे की रस्सी से अजगर को बांधने की कोशिश की हो। अब फ्यूचर एड्स, बेवकूफी, उसने सोचा। फिर सदियों के अनुभव के बल पर ली यांग ने जंजीर तोड़ने का प्रयास शुरू किया। इसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ ही सेकंड लगेंगे। उस दौरान जब उसके बुलाने वाले ने उसे कोई आदेश नहीं दिया, तो उसने अपने ऊपर शरीर की सुरक्षा का मंत्र पढ़ा। माइकल की निगाहें नए मरे हुए प्राणी को देखते हुए सिकुड़ गईं। इसमें कुछ तो अलग था। इससे उसे स्पार्टन युग की याद आ गई। नहीं, ये तो सादगी से भी कहीं बढ़कर था। इस वस्तु से एक विशेष प्रकार की उपस्थिति का आभास होता था। माइकल ने भूले हुए लोगों के क्षतिग्रस्त ताबूत के साथ अपने साझा बंधन के माध्यम से अपनी इंद्रियों का विस्तार किया, ये देखने के लिए कि क्या इस मरे हुए प्राणी में कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक गुनगुनाहट, माइकल का शरीर अकड़ गया। चेतावनी, बुलाया गया मरे हुए प्राणी नियंत्रण लिंक को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। उसकी नजरें अचानक उस प्राणी पर टिक गईं। वह अमर प्राणी, जिसे दुष्ट साधक कहा जाता है, अपने चारों ओर कुछ बुन रहा था। ऊर्जा की पतली चांदी जैसी रेखाएं, इतनी हल्की कि लगभग अदृश्य, उसके शरीर के चारों ओर सर्पिलाकार रूप में घूम रही थी। उसकी आत्मा को कवच की तरह लपेटे हुए थी। स्वयं पर किया गया जादू, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह बंधन के आर पार इरादे को रिश्ते हुए देख सकता था। यह महज ऊर्जा का आकस्मिक प्रवाह नहीं था। नहीं, यह सटीक, जानबूझकर किया गया था, जैसे कि यह ताबूत के बंधन को सक्रिय रूप से काटने की कोशिश कर रहा हो। माइकल ने अपने जबड़े भींच लिए। अमर प्राणियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ताबूत में एक बार फिर एक धीमी धड़कन दौड़ गई, मानो उसे चेतावनी दे रही हो कि अगर उसने इसे मजबूत नहीं किया तो संबंध टूट जाएगा। माइकल की माना शक्ति अनायास ही बढ़ गई, जिससे वह श्रृंखला में व्याप्त हो गई और उसे मजबूत कर दिया। मेरे रहते ऐसा नहीं होगा, उसने मन ही मन गुर्राते हुए अपना नियंत्रण और भी कस लिया। लेकिन ऐसा करते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मरे हुए लोग ब्रूट फोर्स से नहीं लड़ रहे थे। ये भीतर से ही बंधन को तोड़ रहा था, मानो ये स्वयं आह्वान की प्रक्रिया को समझ रहा हो। माइकल की आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। तुम सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, है ना? पहली बार उसने इस संभावना पर विचार किया कि यह मरे हुए प्राणी उसके अन्य प्राणियों जैसा नहीं था, यादों का खोखला ढांचा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जिसका अपना इतिहास था। वह जो जादू कर रहा था वह क्षण भर के लिए प्रज्वलित हुआ। ऊर्जा की एक सुरक्षात्मक परत उसके मृत शरीर में समाहित हो गई, मानो उसके शरीर और आत्मा की रक्षा कर रही हो। माइकल की ताबूत पर पकड़ और भी मजबूत हो गई। उसे अभी इसी वक्त फैसला करना होगा कि वह नियंत्रण को और कड़ा करे या फिर इस चीज को ये देखने का जोखिम उठाए कि वह कितनी आजादी ले सकती है। उसने किसी को नहीं चुना और ताबूत को आदेश दिया कि वह आह्वान को रद्द कर दे। तथापि काम नहीं कर रहा। माइकल अभी दूसरा सबसे अच्छा विकल्प चुनने ही वाला था, यानी अपनी पूरी ताकत से उस प्राणी की खोपड़ी को चकनाचूर कर देना। तभी उसके मन में एक विचार आया। यह मरे हुए प्राणी, ये बेसुध नहीं था, उसमें चेतना थी, बुद्धि थी, तो क्यों न कुछ और आजमाया जाए। अपने दाहिने हाथ में शक्ति एकत्रित करते हुए माइकल ने अपनी सेना में शामिल किए गए नवीनतम सदस्यों में से एक को बुलाया। विदूषक, लेखक का नोट, हाँ, एक बार फिर आप लोगों ने मुझसे कहीं ज्यादा बढ़िया नाम सोच लिया। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जेस्टर एक अनोखा प्राणी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसे कौशल थे जिन्हें माइकल को स्वीकार करना पड़ा कि वे दुर्जय थे। वह कुछ नया आजमाना चाहता था। स्वाभाविक रूप से उसने ऐसा करने का साहस केवल इसलिए किया क्योंकि उसके पास इसे पूरा करने की ताकत थी। अगर हालात बेकाबू हो गए तो वह और भी बड़ी धमकी देने से नहीं हिचकिचाएगा। अभी सबूत मिटाने की चिंता नहीं थी, यह ज्यादा जरूरी था। जेस्टर, तुम कमान संभालो, उसने शांत भाव से आदेश दिया। एक वर्जित प्राणी से जैसी उम्मीद की जाती है, अपनी नवजागृत बुद्धि के बावजूद जेस्टर तुरंत समझ गया। कुछ ही क्षणों बाद माइकल ने देखा कि जमीन पर पड़ा मांस का लोथड़ा तेजी से एक के बाद एक कई कौशल का प्रयोग करने लगा।
परजीवी उन्नत महारत। यह मृतकों को किसी भी जीवित या मृत प्राणी के भीतर अपनी चेतना स्थापित करने की अनुमति देता है। एक बार स्थापित हो जाने के बाद ये पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। परजीवी किसी भी समय शरीर छोड़ सकता है और मेजबान को शायद यह एहसास भी न हो कि वह कभी संक्रमित हुआ था। माइंड नेस्ट एडवांस्ड मास्टरी एक मानसिक क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को धीरे धीरे एकाग्रता में कमी, मानसिक प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट और भावनात्मक व्यवधान का अनुभव होता है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से थकान, निर्णय लेने की क्षमता में कमी और आसानी से प्रभावित होने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। यह विशेष रूप से समूहों पर प्रभावी होता है, जिससे संदेह या भय बढ़ जाता है। इसका प्रभाव सूक्ष्म होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। इसे दबाया जा सकता है या विशिष्ट लक्ष्यों पर केंद्रित किया जा सकता है। चेतना का विलोपन उन्नत महारत किसी प्राणी की चेतना को लक्षित करता है। उन्नत स्तर की निपुणता प्राप्त करने पर, सफलता मिलने पर पीड़ित की चेतना को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है, जिससे शरीर एक खाली पात्र बन जाता है। हालांकि आखिरी वाले ने माइकल को थोड़ा परेशान कर दिया। मेमोरी हार्वेस्ट एडवांस्ड मास्टरी किसी शव या अचेत लक्ष्य के संपर्क में आने पर उपयोगकर्ता यादें अवशोषित कर लेता है। मन जितना तरोताजा होगा, विवरण उतने ही स्पष्ट होंगे। हालांकि इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, अचानक एक बदलाव आ गया। बैठा हुआ मृतात्मा दुष्ट साधक हिल उठा। उसका शरीर एक बार सिहर उठा, फिर उसमें ऐंठन होने लगी, मानो उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई बाहरी चीज इंजेक्ट कर दी गई हो। माइकल की आंखें तेज हो गईं। विदूषक उसके मन को विचलित करने में सफल हो गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ली यांग फुफकारा। उसे अपने विचारों पर एक अपरिचित उपस्थिति का स्पर्श महसूस हुआ, हल्का, चंचल, अराजक। मस्खरा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके हाव भाव से एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई गुड़िया अंधेरे में गुनगुना रही हो और कठपुतली की तरह अपने हाथों से ली यांग के मन के पर्दों को खींच रही हो। यह पूर्ण अधिग्रहण नहीं था, लेकिन यह उसकी एकाग्रता भंग करने के लिए काफी था। उसे बांधने वाली आध्यात्मिक जंजीर एक बार फिर शक्ति से भर उठी। माइकल ने ध्यान भटकने के इस क्षण का फायदा उठाकर कार्रवाई की। वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया और वह मरे हुओं के पीछे फिर से प्रकट हुआ। उसका हाथ एक कुंडलित हथौड़े की तरह पीछे की ओर खींचा हुआ था। तोड़ना। उसे एक शब्द से माइकल ने प्रहार किया। उसकी हथेली इतनी सटीक और जबरदस्त ताकत से ली यांग के सिर के पिछले हिस्से पर पड़ी कि आसपास की हवा चकनाचूर हो गई। एक लहर सी पूरे अंतरिक्ष में फैल गई, मानो कोई आघात हुआ हो। दरार। उस अमर प्राणी का सुरक्षात्मक मंत्र पतले कांच की तरह चकनाचूर हो गया। उसका सिर फटा नहीं, हालांकि लगभग फट ही गया था। तारांकन। टकराव से ठीक पहले के क्षण अपने दिमाग में उमड़ रही उथल पुथल के बीच ली यांग अपना नियंत्रण खो रहा था और उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनकी आध्यात्मिक चेतना विकृत हो गई। विदेशी विचार मकड़ी के जाले की तरह उनकी आत्मा को छू रहे थे, हल्के, चिढ़ाने वाले, लगभग बचकाने, फिर भी अविश्वसनीय रूप से घुसपैठ करने वाले। ये क्या पागलपन है? उसने मन ही मन गुस्से से कहा। यह अनुभूति तीव्र नहीं थी, लेकिन लगातार बनी रही। उस चीज की कोई वास्तविक आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति से शरारत झलक रही थी। वह हमला नहीं कर रही थी, वह खेल रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे खिलवाड़ कर सकते हो? ली यांग ने गरजते हुए कहा और अपनी तीव्र इच्छाशक्ति से आक्रमणकारी मन पर प्रहार किया। उसने अपनी साधना शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की, अपने स्वर्ण कोर के अनुभव के अवशेषों का उपयोग करने का प्रयास किया, पर ऊर्जा ने उसका साथ नहीं दिया। उसके भीतर की जंजीर हिंसक रूप से धड़क रही थी, उसे संबंधकर्ता से बांधे हुए थी। उस बदमाश को, भले ही इस शरारती बच्चे का उस महान उपकरण पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं था जो उसे यहाँ लाया था, फिर भी उसका कुछ नियंत्रण तो था ही। और यही बात चिंताजनक थी। ली यांग की इस श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास करने की क्षमता भी उसकी सती स्तर की परिष्करण क्षमता के कारण थी। शुआनयान ग्रेट वर्ल्ड में नींव बनाने वाला कोई भी साधक उसे शुरू से ही असहाय बना देता। फिर भी उस खामी के बावजूद, दोषपूर्ण नियंत्रण की सरासर कमजोरी के बावजूद ये कायम रहा। धक्का देने पर उसे उसमें कसाव महसूस हो रहा था। प्रतिरोध का जवाब देना, आध्यात्मिक अग्नि से बने दांतों वाले जाल की तरह जकड़ लेना। ये लड़का, ली यांग ने मन ही मन बुदबुदाते हुए अपने भयानक दांत पीसते हुए कहा, यह कुशल तो है लेकिन शक्तिहीन नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने सिर्फ एक ट्रिक सही कर ली तो तुम जीत गए? दुर्भाग्यवश यह विचार बहुत देर से आया। दरार, दर्द, बहुत दर्द। ली यांग के विचार एक पल के लिए चकनाचूर हो गए, फिर वापस लौटा, घिसा पिटा, टिमटिमाता हुआ, धुंधलता हुआ। तो बस यही है, उसने स्पष्ट रूप से सोचा। अंधेरा छाने से पहले उनका आखिरी विचार अप्रत्याशित था। शायद मुझे उस लड़की की हत्या करते समय छद्म नाम का इस्तेमाल करना चाहिए था। फिर सन्नाटा छा गया। तारांकन। माइकल ने आखिरी क्षण में खुद को रोक लिया था। शरीर को बचाने के लिए उसने अपने वार को बस इतना ही नियंत्रित किया था, लेकिन फिर भी वार के प्रभाव से उस प्राणी की गर्दन एक भयानक कोण पर मुड़ गई। कुछ समय बाद विदूषक गायब हो गया। माइकल पीछे हट गया। उसकी सांसें स्थिर थीं, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। धिक्कार है, मैंने लगभग हद से ज्यादा कर दिया। हाल ही में हुई प्रगति ने उनकी ताकत को उस सीमा से आगे बढ़ा दिया था जिसे वे सहज रूप से संभाल नहीं सकते थे। उन्हें अपनी क्षमता को फिर से संतुलित करने की आवश्यकता थी, वरना अगली बार शायद कोई शव ही न बचे जिसे पुनर्जीवित किया जा सके। फिर भी ये कारगर रहा। मानसिक प्रतिरोध कुचल दिया गया। संतुष्टि के भाव से ताबूत धीरे धीरे धड़कने लगा। वह बंधन टूट गया था। वह दुष्ट साधक अब अस्तित्व में नहीं था, लेकिन उसका शरीर तो बच गया। माइकल ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बुदबुदाया, लीजन में आपका स्वागत है। तुरंत ही एक सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमक उठा। जेस्टर ने लक्ष्य से खंडित स्मृतियों को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। दुष्ट साधक ली यांग। पहली सूचना तो कुछ थी, लेकिन सूचनाओं की दूसरी लहर ने उनके चेहरे के भाव बदल दिए। ग्रेटर देन विदूषक ने निम्नलिखित कौशल प्राप्त कर लिए हैं।
आत्मा को झकझोर देने वाली हथेली मध्यवर्ती, क्रिम्सन लोड स्टेप्स बेसिक, हजार नसें बुनियादी, नेदर बाइंड बेसिक, अंधकार में संसार ध्यान बुनियादी, फॉर्मेशन कास्टिंग इंटरमीडिएट, आध्यात्मिक पिंजरा तकनीक बुनियादी, भूत ऊर्जा रूपांतरण बुनियादी, और भी बहुत कुछ। आत्मा शुद्धिकरण कला मध्यवर्ती, माइंड इम्प्रिंट इंटरमीडिएट डॉट। हर रेखा खींचने के साथ माइकल की भौहें और भी सिकुड़ती गईं। अधिकांश मरे हुए प्राणी, उनके पास ज्यादा से ज्यादा कुछ ही कौशल होते थे। जेस्टर ने अभी अभी एक पुस्तकालय को ही चट कर दिया था। माइकल को विस्मय और चिंता दोनों का अनुभव हुआ। यह कोई साधारण मरे हुए लोगों में से नहीं था, उसने बुदबुदाया, जिससे वह अपने पहले वाले विचार पर वापस लौट आया। यह दूसरी बार था। दूसरी बार उसका सामना एक ऐसे मरे हुए प्राणी से हुआ जो इतना बुद्धिमान था कि उसे सहज महसूस नहीं हो रहा था। पहला स्पार्टन, जो अगर गंभीरता से कोशिश करता तो उनके बंधन को तोड़ सकता था। माइकल ने ताबूत पर एक नजर डाली। भूल गए व्यक्ति का क्षतिग्रस्त ताबूत। इस उत्पाद में अपार संभावनाएं थीं, अविश्वसनीय संभावनाएं, लेकिन यह उतना भरोसेमंद नहीं था जितना उसने कभी सोचा था। इसका पहला प्रभाव पाताल लोक से एक शक्तिशाली मरे हुए प्राणी को बुलाना निश्चित नहीं था। वह जितना अधिक माना जादुई ऊर्जा डालता, संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाती, लेकिन वे केवल संभावनाएं ही थीं। जुआ और इसका बंधनकारी प्रभाव, ये भी अविश्वसनीय है। जो प्राणी प्रकट हुआ उसमें अभी भी इच्छाशक्ति थी और वह पलटवार करने में सक्षम था। यदि उसके पास पर्याप्त साधन नहीं होते तो वह असफल हो सकता था। माइकल ने गहरी सांस छोड़ी और अपनी निगाहें ताबूत में तड़पते हुए शव की ओर घुमाई। इस समय जेस्टर कहीं उसके दिमाग में था। वह दूसरी समस्या थी। हालांकि दूसरी तकनीक कारगर साबित हुई, लेकिन मिटाने और दिमाग से जानकारी निकालने की तकनीक भी कारगर रही। इसका मतलब यह था कि जेस्टर अभी भी उस दुष्ट साधक की स्मृति के एक हिस्से को अवशोषित करने में सक्षम था। माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि इसे अच्छी बात कहें या बुरी बात। क्या कभी ऐसा समय आएगा जब जेस्टर को सच्चाई का पता चल जाएगा? क्या वे सचमुच जागरूक हैं? और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? क्या तब भी उसका नियंत्रण बना रहेगा, या फिर क्या वह एक दिन जागकर यह पाएगा कि जेस्टर पूरी तरह से कुछ और ही बन चुका है? इस विचार ने उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा बेचैन कर दिया। मुझे और सावधान रहने की जरूरत है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसके अनुबंध के नियमों में कम से कम कुछ सख्त शर्तें तो थीं। उन नियमों से बंधे हुए मरे हुए लोग तब तक प्रतिरोध नहीं कर सकते थे जब तक कि वे उससे 2 या 2 पूर्ण रैंक ऊपर न हो, और तब भी बंधन कुछ हद तक बना रहता था। उन नियमों ने उसे निश्चितता प्रदान की, लेकिन ये दोनों बुलावे, जेस्टर और स्पार्टन, अप्रत्याशित थे। ताकतवर, हाँ, लेकिन अप्रत्याशित। उसने लाश को नीचे घूर कर देखा। मुझे उम्मीद है कि तुम अब भी मेरी हो, उसने धीमी आवाज में कहा। मालिक, माइकल जम गया। उसके मन में एक आवाज आई। आवाज कोमल थी, बच्चों जैसी, लेकिन बचकानी नहीं। उसमें स्पष्टता थी। आवाज युवा लग रही थी, लेकिन उसमें एक अस्वाभाविक परिपक्वता झलक रही थी। ऐसी आवाज जिसने अपनी उम्र से कहीं अधिक अनुभव प्राप्त कर लिया था। वह उत्साहित था, जिज्ञासु था, उत्सुक था। माइकल की भौहें तन गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विदूषक, जी हाँ। आवाज लगभग जरूरत से ज्यादा खुशी से चहकी। मैं अब यहाँ हूँ। आपने मुझे अंदर आने दिया था, याद है? आपने कहा था कब्जा कर लो, तो मैंने कर दिया। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी, खुद को संभाला और फिर ताबूत की ओर ध्यान दिया। अंदर चांदी जैसे बालों वाला वह मृत प्राणी बेजान बैठा था। शरीर शिथिल था, सिर असामान्य रूप से आगे की ओर झुका हुआ था, गर्दन अभी भी पहले के प्रहार से उसी विकृत कोण पर मुड़ी हुई थी। इसके बावजूद उसका शरीर ढह नहीं गया था। माइकल ने कुछ क्षण तक उस आकृति को घूर कर देखा, फिर जोर से पूछा, क्या ये हिल सकता है? जेस्टर ने तुरंत जवाब दिया, उसका हंसमुख स्वर हमेशा की तरह तीखा था। नहीं, आपने इसे बहुत जोर से मारा है स्वामी जी। इसके मोटर फंक्शन, हम चलिए मान लेते हैं कि गड़बड़ हो गए हैं। उसके मन में एक हल्की सी हंसी गूंजी। आमतौर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर मरे हुए लोग हड्डियों और कीचड़ के ढेर में बदल जाने पर भी हिल-डुल सकते हैं, लेकिन यह वाला, माइकल ने भौहें चढ़ा ली, ये वाला अलग है। मुझे नहीं पता क्यों, जो यादें मैंने आत्मसात की हैं वे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ये सुनकर माइकल चुप हो गया। तुम उसे पूरी तरह से मिटा सकते थे, माइकल ने धीरे से कहा। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं जानना चाहता था कि उसे क्या पता था। जेस्टर ने बिना किसी अपराधबोध या झिझक के जवाब दिया। और अब मुझे पता चल गया है। उसकी यादें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं, कुछ धुंधली हैं, कुछ दबी हुई हैं, लेकिन मैंने काफी कुछ देख लिया है। माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उस बयान का महत्व था, और उसके निहितार्थ भी थे। ये लगभग वैसा ही लग रहा था जैसा उसे लगता था कि एक परजीवी की आवाज होगी। कुछ क्षण बीतने के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, विदूषक, तुमने क्या सीखा? एक विराम। तब विदूषक ने उत्तर दिया, उसका नाम ली यांग है। वह एक ऐसी दुनिया से आया है जहां लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना करते थे। शुवानयान, एक ऐसी जगह जहां आकाश में उड़ना और पहाड़ों को चीरना आम बात है। एक ऐसी जगह जहां मनुष्य सदियों तक जीते हैं। माइकल के होंठ कस गए। वह अन्य लोगों की अवधारणा से अपरिचित नहीं था, इसलिए इस खुलासे से उसे कोई झटका नहीं लगा। जिस बात ने उसे परेशान किया वह ये थी कि जेस्टर ने इस बारे में कितने आत्मविश्वास और सहजता से बात की। अगर उनके बीच का बंधन न होता तो शायद वह इसे नष्ट करने या इसे अपने भंडारण स्थान में बंद करके रख देने पर विचार कर चुका होता, जहां समय ठहर सा जाता है जब तक कि उसे यह पता न चल जाए कि वह वास्तव में किससे निपट रहा है। माइकल ने उस विचार को झटक कर दूर कर दिया। अभी हताश होने का समय नहीं था। वह चांदी जैसे बालों वाले शरीर को घूरता रहा जो अभी भी ताबूत के अंदर बैठा था। क्या तुम्हें नए शरीर की जरूरत है? उसने धीमी आवाज में पूछा। जी हाँ, जेस्टर ने बिना किसी झिझक के तुरंत जवाब दिया। एक नया शरीर बेहतर रहेगा।
अधिमानतः एक जीवित शरीर, मनुष्य, जिसमें आध्यात्मिक तत्व हो। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्यों? ताकि मैं अपने ज्ञान का उपयोग कर सकूं। मेरा शरीर टूटा हुआ है, यह मुझे सीमित कर देता है। मैं यह नहीं कह रही कि यह जरूरी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं मजबूत बनूं, तो यही तरीका है। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक जीवित मेजबान हो, एक ऐसा मेजबान जिसकी आध्यात्मिक जड़ हो, तो आप उसकी साधना कर सकते हैं। हम केवल खेती ही नहीं, अनुकूलन करो, सृजन करो। ली यान को जो पता था उसे केवल याद रखने के बजाय लागू करो। जेस्टर का लहजा चौंकाने वाला रूप से हंसमुख था, लेकिन माइकल ने उसके पीछे छिपी भूख को नजरअंदाज नहीं किया। एक जीवित मेजबान, एक होनहार व्यक्ति, एक आध्यात्मिक जड़। माइकल के मन में पल भर के लिए विचार कौन थे। उसे ठीक से पता नहीं था कि स्पिरिट रूट का क्या मतलब होता है, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि यह शायद किसी प्रकार का ऊर्जा प्रवाहकीय माध्यम था जो उस दुनिया में साधना करने के लिए आवश्यक था। उसने धीरे से सांस छोड़ी, फिर ताबूत की ओर देखा। माइकल ने अपनी बाहें मोड़ ली। तुमने उससे कितनी कलाएं सीखी? ली यांग से। हम कहना मुश्किल है, जेस्टर ने सोचा। संख्या थोड़ी अस्पष्ट है, लेकिन यह निश्चित रूप से 100 से अधिक है। माइकल की भौहें तन गईं। 100 से ज्यादा। अगर आप चाहें तो मैं गिनती कर सकता हूं, लेकिन इसमें हमें काफी समय लग सकता है। उस व्यक्ति का दिमाग अस्त व्यस्त था, लेकिन तकनीकों, अनुष्ठानों और विधियों से भरा हुआ था। कुछ अधूरी थी, कुछ भूली हुई थी। माइकल के पास कौशल सूची तक पहुंच तो थी, लेकिन उसने अभी तक उसे अंत तक स्क्रॉल नहीं किया था। उसमें कई पंक्तियां थीं, दर्जनों, शायद और भी ज्यादा। जेस्टर ने उत्सुकता भरे स्वर में बोलना जारी रखा, और अगर मुझे प्रयोग करने की अनुमति दी जाए तो मैं और भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, या टुकड़ों से नए बना सकता हूँ। माइकल कुछ पल चुप रहा, उस बात को समझने की कोशिश करता रहा। माइकल ने अपनी कनपटी रगड़ी। धिक्कार है, उसने बुदबुदाया। तुम इतनी कीमती हो कि तुम्हें यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम इतनी खतरनाक हो कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अंत में माइकल ने जेस्टर को उसके सामान्य रूप में वापस ला दिया, लेकिन उसे पाताल लोक में वापस भेजने के बजाय उसने उस छोटे मरे हुए प्राणी को अपनी जेब में डाल दिया। यह माइकल के स्वामित्व वाला पहला ऐसा मरे हुए प्राणी था जिसने इतनी उच्च बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, और इसी कारण से वह कई चीजों के बारे में उत्सुक हो गया। ली यान की यादों की बदौलत जेस्टर से बातचीत करना आश्चर्यजनक रूप से ज्ञानवर्धक रहा, लेकिन माइकल के लिए व्यक्तित्व या बातचीत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान था। और जेस्टर, चाहे दुर्भाग्य से हो या नहीं, ज्ञान से भरपूर था। उनकी बातचीत से माइकल को पहले ही पता चल गया था कि ली यान की साधना की दुनिया तकनीकी रूप से अरोरा से पिछड़ी हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह पिछड़ी हुई थी या उसमें शक्तिशाली आविष्कारों की कमी थी। बिल्कुल विपरीत, दुनिया बेहद शक्तिशाली थी, बस एक अलग तरीके से। फिर भी माइकल को अपनी दुनिया की तुलना उनकी दुनिया से करने की कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार वह उस दुनिया की शक्ति की सीमा को पूरी तरह से नहीं समझता था। कम से कम उनका यही रुख था, जब तक कि उन्होंने जेस्टर से स्वर्ग के बच्चों के बारे में नहीं सुना। स्वयं एक जागृत व्यक्ति होने के नाते माइकल अपने समुदाय की पहचान से भली भांति परिचित था, लेकिन उनके बारे में सुनकर उसकी धारणाएं हिल गईं। उस दूसरी दुनिया का इतिहास अरोरा से कहीं अधिक पुराना था और उसमें गहराई थी, और माइकल को यह महसूस होने लगा कि बड़ी तस्वीर में देखे तो शायद उसकी अपनी दुनिया ही कमजोर है, लेकिन वह वास्तव में कितना कमजोर था ये बात उसे अभी तक पता नहीं थी। थॉर्नवेल में अपने हवेली नुमा अध्ययन कक्ष की शांति में लौटने के बाद माइकल को एक और रहस्योद्घाटन हुआ। ये कुछ ऐसा था जिसका जिक्र जेस्टर ने लापरवाही से किया था, कुछ ऐसा जो पिछली घटनाओं की गहमागहमी में पूरी तरह से समझ में नहीं आया था। वह जेस्टर द्वारा हासिल किए गए कौशलों की बेतुकी सूची की समीक्षा कर रहा था। तभी उसने खुद को जोर से बुदबुदाते हुए पाया, आधा मजाक में, आधा जिज्ञासा से, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इनमें से कुछ सीख सकता हूँ। उन्हें आश्चर्य हुआ जब जेस्टर ने तुरंत अत्यधिक उत्साह के साथ जवाब दिया, अरे हाँ, आप कर सकते हैं, मैं आपको सिखा सकता हूँ। माइकल ने पलकें झपकाईं। तुम कर सकते हो? खैर, तकनीकी तौर पर मैं नहीं, मेरी मूल क्षमताएं शिक्षण के लिए नहीं बनी थी, लेकिन उसके पास ली यान के पास भरपूर क्षमताएं थीं। ज्ञान हस्तांतरित करने के दर्जनों तरीके। कुछ में आध्यात्मिक जड़ों की आवश्यकता होती थी, लेकिन सभी में नहीं। यह उसकी दुनिया में सामान्य ज्ञान है। माइकल कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध होकर उसे देखता रहा। इससे हालात बदल गए। अगर यह सच है तो इसका मतलब यह था कि माइकल के पास कई कौशलों वाले एक मरे हुए व्यक्ति से कहीं अधिक पहुंच थी। उन्हें एक ऐसे शक्तिशाली प्राणी की विरासत तक पहुंच प्राप्त थी जो सदियों से जीवित है। सब कुछ उसकी जेब में एक छोटे से मरे हुए प्राणी के रूप में लिपटा हुआ था। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी निगाहें दूर कहीं टिकी हुई थीं और उसके दिमाग में संभावनाएं एक नक्शे की तरह खुल रही थीं। क्या आप सचमुच मुझे सिखा सकते हैं? उसने धीरे से पूछा। भले ही मेरे पास आध्यात्मिक शक्ति न हो, हमें परीक्षण करना होगा, लेकिन हाँ, कुछ तकनीकें इसके बिना भी काम करती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आंतरिक ऊर्जा को कैसे प्रवाहित करते हैं। आपकी माना शक्ति भी शायद इसी तरह काम करती है। माइकल के दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। अगर उन तकनीकों का एक छोटा सा हिस्सा भी उसके शरीर के अनुकूल होता तो यह बहुत अच्छा होता। तुरंत ही माइकल ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और उन कुछ चीजों को गिना दिया जिनकी उसे जरूरत महसूस हो रही थी। क्या आपके पास कोई ऐसी साधना कला है जिससे मेरी शक्ति बढ़ सके? अगर इससे मेरा शरीर भी मजबूत हो जाए तो और भी अच्छा, मैं इसे जरूर अपनाऊंगा। अरे वाह, ये वाली। अचानक उसके मन में कुछ और ही बात आ गई, कुछ ऐसा जो उसके लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। क्या आपके पास कोई ऐसा कौशल है जो मेरी आत्मा को किसी चीज या किसी व्यक्ति से जोड़ सके? हम शायद यह एक परिष्करण कला है। परिष्करण कला, माइकल ने भौहें चढ़ाते हुए दोहराया। हाँ,
ज्येष्ठ चाहते हुए बोला, मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को सीधे अपनी आत्मा से जोड़ना चाहते हैं। एक आध्यात्मिक संबंध परिष्करण के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे निचले स्तर पर इसका उपयोग वस्तुओं को आत्मा के दायरे में रखने के लिए किया जाता है। अन्य स्तरों पर यह वस्तु को पोषण देता है, उसे मजबूत बनाता है और कुछ मामलों में उसे बढ़ने की अनुमति भी देता है। माइकल थोड़ा आगे झुका। तो जैसे किसी वस्तु का विकास करना? बिल्कुल नहीं, यह अलग है। इसे ऐसे समझिए जैसे समय के साथ किसी वस्तु को अपने सार से सराबोर करना। आप उसमें अपनी आत्मा का स्वाद भर देते हैं। इससे वह वस्तु आपकी हो जाती है जिसे कोई और दोहरा नहीं सकता। कुछ साधक तो तलवारों को भी इस स्तर तक परिष्कृत कर लेते हैं कि वे मानो उनके शरीर का ही एक जीवित विस्तार बन जाती हैं। माइकल ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, एक आध्यात्मिक बंधन। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल सही। और यह केवल उपकरणों तक ही सीमित नहीं है। अधिक उन्नत स्तरों पर आप कई चीजों को और बेहतर बना सकते हैं। परिष्करण कला की 3 मुख्य शाखाएं हैं। पहली, वस्तु परिष्करण। यही वह है जिसके बारे में हमने अभी बात की, किसी वस्तु को अपनी आत्मा से जोड़ना। दूसरी, आत्म परिष्करण। इसमें आप अपनी आत्मा और मन को परिष्कृत करते हैं, एकाग्रता बढ़ाते हैं, स्मृति शक्ति में वृद्धि करते हैं और मानसिक हमलों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तीसरी, सहजीवी परिष्करण। ये सबसे दुर्लभ है। इसमें आप अपनी आत्मा और किसी अन्य व्यक्ति, जीवित या मृत की आत्मा के बीच संबंध को परिष्कृत करते हैं। इसका उपयोग द्वैत साधना या पारस्परिक सुदृढ़ीकरण के लिए किया जाता है। माइकल का चेहरा गंभीर हो गया। वह आखिरी वाला, क्या इसे मरे हुओं पर इस्तेमाल किया जा सकता है? मस्खरा एक पल के लिए रुका। आमतौर पर नहीं, मरे हुओं की असली आत्मा नहीं होती। लेकिन आप अलग हैं, स्वामी। आप में कुछ तो जोश है। खैर, मैं खुद को उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं, तो अगर आपके बाकी मरे हुए भी मेरी तरह हैं तो हाँ। माइकल ने गहरी सांस छोड़ी। उन्होंने शांत भाव से कहा, मैं तीनों को आजमाना चाहता हूं। वस्तु, स्वयं और शायद बाद में सहजीवी संबंध को भी। माइकल के तीनों को आजमाने की एक वजह थी। पहला, ऑब्जेक्ट रिफाइनमेंट, सीधे तौर पर उनकी प्रतिभा से जुड़ा हुआ था। दूसरा चरण, आत्म सुधार, अनुभव से उपजी एक आवश्यकता थी। यदि उसने अपने मन की रक्षा करना शुरू नहीं किया तो ये केवल समय की बात थी कि उसका सामना किसी ऐसी चीज से हो जाता जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तीसरा विकल्प, सहजीवी परिशोधन, सबसे अनिश्चित था लेकिन साथ ही सबसे लुभावना भी था। शायद ये वश में करने के साथ उसकी समस्या को हल कर सकता था। आप मुझे ठीक कैसे सिखाएंगे? माइकल ने पूछताछ की। आसान है, मैं बस ज्ञान को तुम्हारी चेतना में डाल दूंगा, जेस्टर ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। माइकल ने पलकें झपकाईं। रुको, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल, मैंने कहा था ना कि लियान को कई तरीके पता है। उनमें से कुछ में यह शामिल है। जेस्टर की आवाज खुशी से गूंज उठी, प्रत्यक्ष स्मृति सम्मिश्रण। फिर माइकल के दिमाग में तुरंत एक बात आई, उद्धरण चिन्ह ... अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि आप किसी भी दूसरी चीज के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते उसमें थोड़ी सी भी जागरूकता हो? कुछ देर का विराम रहा। जी हाँ, जेस्टर ने धीरे से उत्तर दिया। इस बार उसकी आवाज में गंभीरता थी। कम से कम सिद्धांत तो यही है। अगर किसी चीज में समझने की क्षमता है, भले ही बुनियादी स्तर पर ही सही, तो हाँ, मैं उसे सिखा सकता हूँ, उसमें ज्ञान भर सकता हूँ। माइकल का दिमाग इस संभावना को सोचकर चकरा गया। तो अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि वाला एक मरे हुए प्राणी को दे दूं तो तुम? हाँ, लानत है। माइकल ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके अंदर प्रत्याशा की लहर दौड़ गई। वश में करने की क्षमता अपने तमाम फायदों के बावजूद कुछ सीमाओं के साथ आती थी। किसी क्षमता को सिखाने या उसकी नकल करने में कई दिन लग जाते थे। सफलता दर अनिश्चित थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर वह जीव पहले से ही उसका अनडेड मृत प्राणी था तो उस पर उसका नियंत्रण कमजोर हो जाता था। ये खतरा तब और भी बढ़ जाता था जब पालतू प्राणी अधिक बुद्धिमान हो जाता था। लेकिन अब अगर जेस्टर की स्मृति संचारित करने की तकनीक काम कर गई तो उसे अब पूरी तरह से टैमिंग पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। उसके किसी भी मरे हुए प्राणी को सीखने के लिए वश में करने की आवश्यकता नहीं होगी। माइकल की आंखें चमक उठीं। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। जेस्टर की मदद से वह टैमिंग की हर कमजोरी को दूर कर सकता है। उसे सिर्फ एक कौशल सिखाने के लिए अपना नियंत्रण दांव पर नहीं लगाना पड़ेगा। उसे एक ऐसे कूलडाउन के लिए पूरे 1 हफ्ते तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा जो शायद वैसे भी विफल हो जाए। क्योंकि अब एक और रास्ता था। जेस्टर पढ़ा सकता था। अगर वह थोड़ी सी भी जागरूकता रखने वाले किसी भी प्राणी में ज्ञान का संचार कर सके तो स्पार्टन, लकी, गेल या यहाँ तक कि लिली जैसे मरे हुए प्राणी भी अपनी जन्मजात क्षमता से कहीं अधिक कौशल प्राप्त कर सकते हैं, उनकी वफादारी खोए बिना, रिश्ते टूटने का जोखिम उठाए बिना। माइकल के दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे और फिर भी उत्साह से भरे होने के बावजूद माइकल ने खुद को बहकने नहीं दिया। ये समय अपना नजरिया खोने का नहीं था, क्योंकि जेस्टर द्वारा स्मृति का संचार करना जितना क्रांतिकारी था उसमें खामियां भी थीं और इसने टैमिंग को अप्रचलित नहीं बना दिया। पूरी तरह से नहीं। दरअसल दोनों की तुलना करने पर यह बात सामने आई कि जेस्टर क्या क्या नहीं कर सकता था। टैमिंग के विपरीत, जिसमें माइकल को अपने और अपने पालतू जानवरों के कौशल पर सटीक नियंत्रण और पहुंच प्राप्त थी, जेस्टर की शिक्षण विधि पूरी तरह से उस ज्ञान तक सीमित थी जो उसने पहले ही प्राप्त कर लिया था या भविष्य में प्राप्त कर सकता था। यदि माइकल अपने पास मौजूद किसी अद्वितीय कौशल जैसे अनडेड रिवाइवल या फेस शिफ्ट को किसी दूसरे को सिखाना चाहता था तो वह जेस्टर पर तब तक निर्भर नहीं रह सकता था जब तक कि जेस्टर ने भी वह कौशल न सीख लिया हो। विदूषक नकल नहीं कर सका, और इससे भी बुरी बात यह थी कि वह अपने पाठ्यक्रम से बाहर कुछ भी नहीं सिखा सकता था। अगर माइकल को किसी कौशल की तत्काल आवश्यकता होती और जेस्टर को वह कौशल नहीं आता तो वह किसी काम का नहीं था। यहीं पर टैमिंग की धार अभी भी बहुत नाजुक थी।
इसके अलावा जेस्टर को ज्ञान का दोहन करने के लिए दिमागों की जरूरत थी, और माइकल को उनमें से कितनी चीजें अपने पैरों के पास पड़ी हुई मिलेंगी। इससे भी बुरी बात यह थी कि माइंड हार्वेस्ट का इस्तेमाल माइकल की अपनी सेनाओं पर कभी नहीं किया जा सकता था, न लकी पर, न गेल पर, न विजडम पर, और न ही खुद माइकल पर। जेस्टर के पास अपनी क्षमताओं को अंदर से बाहर की ओर बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था, यह बाहरी शिकार से ही संभव था। इसलिए हालांकि माइकल के पास अब अपनी सेना को शिक्षित और सशक्त बनाने का दूसरा रास्ता था, लेकिन इसमें भी कुछ समस्याएं हैं। मस्खरा सिखा तो सकता था, लेकिन नकल नहीं कर सकता था। जेस्टर का विकास हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब उसे भोजन दिया जाए। माइकल ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को चुटकी से दबाया, उसके दिमाग में इसके संभावित परिणामों को लेकर तरह तरह के विचार दौड़ रहे थे। और अंत में माइकल को एहसास हुआ, कम से कम अभी के लिए, कि वह टैमिन को त्याग नहीं सकता। उसे अब भी इसकी जरूरत थी। ये सोचकर उसने आह भरी। फिर भी माइकल को जो अवसर मिला था उसे वह नकार नहीं सका। जेस्टर पढ़ा सकता था, जब तक वह वफादार रहा वह एक मूल्यवान अमर प्राणी था। जैसे ही माइकल जेस्टर से स्मृति संचार शुरू करने के लिए कहने वाला था, वह झिझक गया। अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसकी आवाज धीमी, सावधानी भरी हो गई। क्या यह सुरक्षित है? वह बिना सोचे समझे किसी ऐसी चीज में हाथ नहीं डालना चाहता था जो उसके दिमाग को चकनाचूर कर दे या इससे भी बुरा कुछ कर दे। इसलिए उसने वह एक सवाल पूछ लिया जो जेस्टर के सुझाव के बाद से ही उसके मन में दबे छिपे चल रहा था। क्या इससे कोई खतरा है? इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह सुकून देने वाला नहीं था। जब आखिरकार जेस्टर ने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज शांत थी, लेकिन साथ ही बेचैनी भरी लापरवाही भी थी। मुझे नहीं पता। माइकल की भौहें तन गईं। तुम्हें नहीं पता? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मरोगे नहीं। जेस्टर ने अजीब सी खुशी के साथ कहा, मानो इतना कहना ही काफी तसल्ली देने वाला हो। हाँ, दर्द हो सकता है, बहुत दर्द। मैं पक्का नहीं कह सकता, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। माइकल ने गहरी सांस छोड़ी, कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और उसका जबड़ा कस गया। दर्द से उसे डर नहीं लगता था, लेकिन जेस्टर ने जिस तरह से कहा कि उसने पहले कभी दर्द का अनुभव नहीं किया, वह बात उसे जरा भी सुकून नहीं दे रही थी। जेस्टर की क्षमता शक्तिशाली थी, संभावित रूप से क्रांतिकारी, लेकिन इसके अप्रमाणित होने के कारण यह अप्रत्याशित थी। उसकी टैमिंग क्षमता के विपरीत, जिसमें कम से कम स्पष्ट और परिभाषित जोखिम और सीमाएं थीं, ये स्मृति सम्मोहन पूरी तरह से अपरिचित था। जेस्टर को इसे आजमाने का पूरा भरोसा था, लेकिन भरोसा होना सुरक्षित होने के समान नहीं था। माइकल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपनी मेज पर रखी छोटी घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया। घंटी की मधुर ध्वनि ने विजडम का ध्यान आकर्षित किया, जो माइकल के कमरे में प्रवेश करने के बाद से ही सतर्कतापूर्वक दूरी बनाए हुए था। उल्लू ने उसकी ओर मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी पास आने से इनकार कर दिया। निस्संदेह इसका कारण वह प्राणी था जो उसके शरीर से सटा हुआ था। माइकल केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे सका, मन ही मन उस विकृत जानवर की संवेदनशीलता की प्रशंसा करते हुए, जबकि वह सोच रहा था कि आगे क्या करना है। कुछ क्षण बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, जिसके बाद लकड़ी के चरमराने की आवाज आए और दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। एक युवती ने सधे हुए अंदाज में सिर झुकाकर प्रवेश किया। मालिक, आपने घंटी बजाई थी। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसका संयम डगमगा गया। माइकल अपनी डेस्क के पीछे बैठा था, खिड़कियों से आती टिमटिमाती रोशनी उसके चेहरे पर परछाई डाल रही थी। उसके लंबे काले बाल उस रोशनी में हल्के से चमक रहे थे। उसकी हरी आंखें, तेज और भावहीन, एक पल के लिए उसकी आंखों से मिली और फिर वापस सामने डेस्क पर टिक गईं। नौकरानी के गाल गुलाबी हो गए। उसने झट से अपनी मुद्रा सीधी की, सीने को थोड़ा फुलाया, मानो इससे उसकी नजर उस पर पड़ जाए। सिर को हल्का सा झुकाया, होठों को हल्का सा मोड़ा, आशा से उपजी छोटी छोटी सोची समझी हरकतें। लेकिन माइकल, जो सर्दियों में ईंट की दीवार की तरह भावनात्मक रूप से बेखबर था, ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने ऊपर देखा और केवल विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। उसने धीरे से गला साफ किया और फिर से कोशिश की। क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता है, महाराज? माइकल, अभी उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी या उसके थोड़े से आगे झुकने के आशापूर्ण तरीके को न देखते हुए विनम्रतापूर्वक उदासीनता से फिर से सिर हिलाया। जी हाँ, एस और लिया को मेरे दफ्तर बुलाओ, उन्होंने शांत और सीधे स्वर में कहा। मुझे उन दोनों की जरूरत है। नौकरानी ने पलकें झपकाईं। स्पष्ट रूप से अपनी मौन कोशिशों पर मिली पूरी तरह से अनुत्तरदायी प्रतिक्रिया से वह अचंभित थी। उसने जल्दी से सिर हिलाकर अपनी नजरें नीचे कर लीं। अभी तुरंत, मेरे स्वामी। और इतना कहकर वह मुड़ी। उसके गाल अभी भी गर्म थे और वह अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गई। उसके कदम पहले से भी तेज थे। माइकल ने बंद होते दरवाजे की तरफ देखा तक नहीं। वह फिर से विचारों में खो गया था और उसकी उंगलियां डेस्क पर थपथपा रही थीं। जी हाँ, माइकल ने वास्तव में उन दोनों लड़कों को परीक्षण के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। यही हमेशा से विचार था। मूल रूप से इसका उद्देश्य उसकी वश में करने की क्षमता की सीमाओं का परीक्षण करना था, विशेष रूप से ये देखना कि क्या इसे बुद्धिमान प्राणियों पर लागू किया जा सकता है। उन्हें ये जानने का मौका ही नहीं मिला। उस समय तो यह महज एक सिद्धांत था, कुछ ऐसे विचार जिन पर उन्होंने अमल नहीं किया, नैतिकता की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि समय ने इसकी इजाजत नहीं दी। पर अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। हालांकि रास्ता बदल गया था, लेकिन मंजिल अजीब तरह से परिचित ही रही। एस और लिया अभी भी प्रायोगिक सुअरों की भूमिका की ओर सीधे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार ये वश में करने के बारे में नहीं था। इस बार बात जेस्टर की थी। स्मृति का संचार, ज्ञान का हस्तांतरण। माइकल ने अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर उंगली से थपथपाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। हाँ, जोखिमों के बारे में जानकारी नहीं थी। हाँ, इससे चोट लग सकती है। हाँ, उसे ये भी नहीं पता था कि यह उन जैसे लोगों पर काम करेगा या नहीं। लेकिन क्या यही वजह नहीं थी कि वे इसके लिए एकदम सही थे? वे हमेशा ताकत चाहते थे, लेकिन नसीब में वह नहीं थी।
यह उनका मौका था। वे दोनों वफादार भी थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे दोनों उसके थे। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो वह उसे ठीक कर सकता था। शायद माइकल की मुस्कान फीकी पड़ गई। तो पूरी तरह से वश में करना तो नहीं, लेकिन काफी हद तक वैसा ही। तरीका अलग था, परिणाम भी अलग थे, लेकिन नतीजा क्या निकला वह अब भी ये देखना चाहता था कि जब कच्चे ज्ञान को किसी जीवित मस्तिष्क में डाला जाए तो क्या होता है। एहतियात के तौर पर यह उसका पहला अनुभव नहीं होना चाहिए। अभी नहीं, वह इसे खुद पर आजमाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वे ऐसा करेंगे। जेस्टर ने अपनी जेब के अंदर थोड़ी हलचल मचाई। जाहिर तौर पर उसने अपने स्वामी के मन में चल रहे निर्णय की झलक को भांप लिया था। माइकल की उंगलियां डेस्क पर ड्रम बजाते बजाते बीच में ही रुक गईं। विदूषक, उसने धीमी विचारशील आवाज में कहा, क्या तुम बता सकते हो कि किसी व्यक्ति में आध्यात्मिक जड़ है या नहीं? जवाब तुरंत आया, हालांकि इस बार यह अधिक संयमित था, लगभग मनोरंजक। मैं कर सकता हूं, माइकल ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या तुम अपने मौजूदा रूप में भी ऐसा कर पाओगे? जेस्टर ने अपनी जेब में हल्की सी हलचल की। मेरी वर्तमान शारीरिक स्थिति मेरी शारीरिक क्षमताओं को सीमित करती है। मैं अभी मंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकता या ठीक से लड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी इंद्रियां अभी भी पूरी तरह से काम करती हैं। कुछ देर रुकने के बाद जेस्टर ने रूखेपन से कहा, क्या आप चाहेंगे कि मैं उन दोनों लड़कों की जांच करूं? माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। जेस्टर ने उसकी चुप्पी को हाँ मान लिया। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। आध्यात्मिक जड़ें दुर्लभ होती हैं, और जिनके पास होती भी हैं उनमें से भी एक अच्छी आध्यात्मिक जड़ जिसमें वास्तविक क्षमता हो और भी दुर्लभ होती है। जेस्टर की बातें सुनकर माइकल की जिज्ञासा साधना जगत और उसकी शक्ति प्रणाली के बारे में जागृत हो गई। ऑरोरा में 2 प्रमुख अलौकिक मार्ग, नाइट और मेज सिस्टम थे। प्रत्येक में 7 चरणों की प्रगति होती थी: अप्रेंटिस, एलीट, कमांडर, मास्टर, किंग, सम्राट और डेमीगॉड। इस बीच लायनहॉट किंगडम में जिन चरणों से वह परिचित था वे थे प्राथमिक, मध्यवर्ती, उन्नत, भव्य, महान, किंवदंती और संत। नाम अलग अलग होने के बावजूद माइकल को लगा कि दोनों प्रणालियां लगभग समान शक्ति की हैं। अवेकना प्रणाली से तुलना करने पर माइकल ने पहले ही एक पैटर्न देखा था। लायनहॉट में ग्रैंड स्टेज या ऑरोरा में मास्टर रैंक से ही वे अवेकना पथ में रैंक 2 के साथ मेल खाने लगती थी। उसने जो देखा उसके आधार पर रैंक 2 अवेकनर ग्रैंड लायनहॉट या मास्टर ऑरोरा के बराबर थे। रैंक 3 ग्रेट टियर या किंग रैंक के बराबर थे। रैंक 4 सम्राट या लीजेंड टियर के बराबर थे। रैंक 5 सेंट या डेमीगॉड स्तर के बराबर थे। रैंक 2 में 25 से 50 तक के स्तर शामिल थे। इसके बाद प्रत्येक रैंक में 25 स्तरों का एक और अंतराल शामिल था। रैंक 3 में 50 से 75 तक, रैंक 4 में 75 से 100 तक, और इसी तरह आगे भी। किसी भी मामले में रैंक 3 से ऊपर के चरणों में जो ताकत दिखाई देती थी वह पूरी तरह से एक अलग स्तर की थी, माइकल की वर्तमान क्षमताओं से कहीं अधिक। और इसी बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। जेस्टर जिस साधना जगत की बात कर रहा था वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था, और उसकी तुलना में वह दुनिया कैसी थी जिसके बारे में वह जानता था। खेती बाड़ी की दुनिया कितनी शक्तिशाली है। मजबूत, जेस्टर ने कहा। बहुत मजबूत। मुझे बताओ। विदूषक मान गया। साधना प्रणाली सबसे बुनियादी चरण से शुरू होती है, ची ऊर्जा का संग्रहण। यहीं पर मनुष्य पहली बार प्राकृतिक ऊर्जा को महसूस करना और उसे ग्रहण करना सीखते हैं। ऊर्जा संचय के बाद नींव निर्माण आता है। एक मजबूत नींव के साथ व्यक्ति 200 वर्ष तक जीवित रह सकता है। यह मनुष्य से बढ़कर बनने की दिशा में पहला सच्चा कदम है। फिर आता है स्वर्णिक कोर चरण, जेस्टर ने आगे कहा, जहां आप एकत्रित की गई सारी ऊर्जा को एक केंद्र में संघनित करते हैं, आपकी अपनी शक्ति का लघु सूर्य। इस स्तर के साधक हथेली के एक ही प्रहार से पहाड़ों को कुचल सकते हैं, तलवारों पर उड़ सकते हैं या सेनाओं को राख में बदल सकते हैं। यही वह चरण था जहां आपका मृत साथी ली यांग आपके द्वारा उसे समाप्त करने से पहले पहुंच चुका था। माइकल की आंखें तेज हो गईं। साधना की दुनिया की शक्ति प्रणाली थोड़ी रहस्यमय थी। जेस्टर एक्सप्लेनेशन से चीजें थोड़ी और स्पष्ट हो गईं। यदि ची गैदरिन को लायनहॉट के प्राथमिक चरण और ऑरोरा के मूल भूमि के इस भाग या प्रशिक्षु चरण की तरह गैर रैंक वाला माना जाता तो फाउंडेशन बिल्डिंग रैंक 1 के बराबर होती, और गोल्डन कोर वह रैंक 2 के बराबर होती। मस्खरा बोलता रहा। गोल्डन कोर के ऊपर नवजात आत्मा का क्षेत्र है। एक साधक दूसरी आत्मा को जन्म देता है जो शरीर के विनाश से भी बच सकती है। ये स्वतंत्र रूप से उड़ सकती है, आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश कर सकती है और समझ से परे शक्तियों का नेतृत्व कर सकती है। माइकल ने उम्मीद से सिर हिलाया। अगर उसकी तुलना सही है तो यह वाकई रैंक 3 के बराबर होना चाहिए। यह सुनकर ही काफी हैरानी होती है। फिर आती है आत्मा का रूपांतरण, दिव्य सागर, अमरता का आरोहण। विदूषक की आवाज विचारमग्न होकर धीमी पड़ गई। खैर, इसके आगे तो मुझे नहीं पता। ली यांग के ज्ञान की कमी, अखंडित स्मृति के कारण मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। माइकल ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और सब कुछ आत्मसात कर लिया। साधना प्रणाली वाकई शक्तिशाली लग रही थी, लेकिन ऑरोरा की तुलना में ये कितनी शक्तिशाली थी इस बारे में माइकल ने सोचना भी जरूरी नहीं समझा। ये मामले फिलहाल उनकी समझ से परे थे। इसके अलावा एक और चीज भी है, शरीर का संवर्धन। ये सुनकर माइकल उत्साहित हो गया। जहां ची साधना करने वाले ऊर्जा को परिष्कृत करते थे, वहीं शरीर साधना करने वाले मांस को परिष्कृत करते थे। वे अपनी मांसपेशियों को इस्पात में, हड्डियों को जैड में और त्वचा को कवच में बदल देते थे। वे आग से होकर गुजर सकते थे, दैत्यों को चीर सकते थे या घातक घावों से बच सकते थे। फिर पेशे भी हैं, प्रशिक्षण विशेषज्ञ, आध्यात्मिक ताबीज बनाने वाले, रसायन शास्त्री। माइकल की भौहें फड़क उठी। कीमियागर। उसे अचानक अपने अतीत के किसी व्यक्ति की याद आ गई, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक अजीब कक्षा में पढ़ता था। एक सहपाठी, मिया। उसकी कक्षा ठीक यही थी, कीमियागर की कक्षा। और अब ऐसा प्रतीत होने लगा था कि इसका संबंध इसी दुनिया से है।
अगर यह सच होता तो उनकी कक्षा काफी शक्तिशाली होनी चाहिए थी। माइकल खुद को मिया के बारे में सोचने से रोक नहीं पाया और सोचने लगा कि कॉलेज की चल रही परीक्षाओं में उसका प्रदर्शन कैसा रहा होगा। क्या वह पहले ही रैंक 2 पर पहुंच चुकी थी, और अगर हाँ तो वह कितनी आगे बढ़ चुकी थी। उसे शक था कि वह उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर वह होती तो वह एक अलग ही तरह की राक्षसी थी। माइकल ने धीरे धीरे डेस्क पर थपथपाया, उसके विचार धीरे धीरे व्यवस्थित हो रहे थे। बहरहाल वहां देखने और जानने के लिए बहुत कुछ था। आध्यात्मिक जड़ें, ची, शरीर का परिष्करण, व्यवसाय। अगर ऐसियालिया में उस क्षमता का जरा सा भी अंश होता, इससे सब कुछ बदल सकता है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके लिए भी। माइकल के विचारों में दरवाजे पर दस्तक से बाधा उत्पन्न हुई। वह चौंका नहीं, उन्हें आने से पहले ही उनकी उपस्थिति का आभास हो गया था। अंदर आओ, उसने शांत स्वर में कहा। दरवाजा चरमराते हुए खुला और एस और लिया अंदर आ गए। 1 घंटे पहले की तुलना में जब वे खोए हुए, चिंतित और थके हुए लग रहे थे, अब उनमें अधिक आत्मविश्वास था। उनके बाल संवारे हुए थे, कपड़े साफ सुथरे दिख रहे थे और उनके चेहरे के भाव भी कुछ हद तक स्थिर हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने साफ सफाई करने में समय लगाया था। शायद वे अच्छा प्रभाव डालना चाह रहे थे, या हो सकता है कि वे अपने स्वामी के सामने बस अच्छे दिखना चाहते हो। उन्होंने मान लिया कि उसने उन्हें हवेली से संबंधित किसी काम के लिए बुलाया है, और उनके कंधों में फिर से तनाव घर कर गया। माइकल कुछ देर तक चुप रहा, बस उन दोनों को देखता रहा। फिर अंत में उन्होंने पूछा, क्या तुम सत्ता चाहते हो? दोनों लड़के अकड़ गए। वे इसे क्यों नहीं चाहेंगे? अलौकिक क्षमताओं, गति, शक्ति, उपचार क्षमता, इंद्रियों के आकर्षण को एक तरफ रखते हुए लंबी आयु का वादा भी था। शक्ति का अर्थ कई चीजें थीं, और उनके मामले में सत्ता का मतलब बदला था। उनकी बहन की मृत्यु का घाव कभी पूरी तरह से भर नहीं पाया था, उनके दिलों में तो बिल्कुल भी नहीं। अब वे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन इस घटना को अंजाम देने वाला रईस अपने नाम और प्रभाव के सहारे आजाद घूमता रहा। सत्ता ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो इसे बदल सकती थी। सत्ता ही न्याय थी, लेकिन इतनी इच्छा होने के बावजूद भी वे हिचकिचाए। इसलिए नहीं कि वे इसे नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता था कि वे इसे प्राप्त करने के योग्य नहीं है। लिया की मुठ्ठियां थोड़ी कांप रही थीं, नाखून उसकी हथेलियों में गड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम सत्ता नहीं चाहते, उसने धीमी, तनाव भरी आवाज में कहा। हम चाहते हैं, लेकिन वह नीचे देखने लगा, शब्दों को ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा था। एस थोड़ा आगे बढ़ा और अधिक संयमित होकर अपना सिर थोड़ा झुकाया। राजधानी में अपने समय के दौरान डोजो में प्रशिक्षण लेते हुए हमें पता चला कि हम कितने कमजोर हैं, हमारे अंदर वास्तव में कितनी कम प्रतिभा है। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और माइकल की निगाहों से नजरें मिलाईं। ऐसा नहीं है कि हमने हार मान ली है, बस अब हम अपनी सीमाओं से अवगत हो गए हैं। माइकल अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और तटस्थ भाव से उन दोनों को देखने लगा। फिर उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोलना शुरू किया। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूं तो क्या होगा? कमरा एकदम शांत हो गया। एस ने पलकें झपकाईं। लिया की आंखें चौड़ी हो गईं। माइकल मुस्कुराया नहीं, उसने बस अपने शब्दों के भार को हवा में घुलने दिया। अंत में चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा, जोखिम तो है। उसे एक वाक्य ने लड़कों की आंखों में जगी उत्साह की चिंगारी को पल भर में ठंडा कर दिया। आशा की जगह सावधानी ने ले ली, संदेह मन में घर कर गया। एस हिचकिचाया, उसकी भौहें तन गईं। लिया ने नीचे देखा, उसके हाथ मुट्ठी में कस गए। उनके चेहरों पर पनपने वाली उत्सुकता की झलक फीकी पड़ गई, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। लिया आगे बढ़ी। ये नाटकीय नहीं था। उसने न तो अपनी ठुड्डी उठाई और न ही अपनी छाती फुलाई। वह बस हिला, होंठ कसकर बंद थे, आंखें एक गंभीर शांत आग से चमक रही थीं। क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ बदला लेने की बात नहीं थी, यह न तो गर्व की बात थी और न ही महत्वाकांक्षा की। यह व्यक्तिगत मामला था। उसकी सगी बहन की मृत्यु हो गई थी। यह कोई दूर की त्रासदी या झुगी झोपड़ियों में सुनी हुई कहानी नहीं थी। यह उसकी अपनी कहानी थी। वो उस क्षति के साथ जी चुका था। एस को भी उस क्षति को झेलते हुए देखा था, मानो वह उसकी दूसरी रीढ़ की हड्डी हो, लेकिन एस के विपरीत उसने एस को अपने दिल में गोद नहीं लिया था। वह उसकी अपनी थी, खून और मांस की बनी हुई। अगर अब सत्ता के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का साहस उसमें नहीं है, तो फिर उन रईसों को कोसने का उसे क्या अधिकार है जिन्होंने उसकी जिंदगी छीन ली थी? लिया ने दांत पीसते हुए कहा, मैं ये करूंगा। माइकल की आंखों में स्वीकृति की एक झलक दिखाई दी। एस ने लिया को हैरानी से देखा। एक पल बीत गया, फिर वह भी आगे बढ़ा, धीमी गति से, अधिक अनिच्छुक होकर, लेकिन फिर भी दृढ़ निश्चय के साथ। तो मैं भी करूंगा, उसने अपने दोस्त की ओर देखते हुए स्थिर स्वर में कहा। मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं संभालने दे सकता। माइकल की निगाहें उन दोनों पर टिकी रहीं। बहादुर, वफादार, अज्ञात में कदम रखने को तैयार, ठीक वैसे ही जैसे उसने उम्मीद की थी। माइकल की उन दोनों के प्रति भावना धीरे धीरे सम्मान में तब्दील हो गई। वे प्रतिभाशाली नहीं थे, लेकिन उनमें सीखने की इच्छा थी, और उसकी नजर में यही बात जन्मजात प्रतिभा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने मन ही मन वादा किया, भले ही उनमें से किसी के पास आध्यात्मिक जड़ें न हो, भले ही वे बिल्कुल साधारण हो, वह उन्हें प्रशिक्षित करेगा। अरोरा की शूरवीर प्रणाली साधकों की तरह आध्यात्मिक जड़ों पर निर्भर नहीं थी। पर्याप्त संसाधनों के साथ किसी को शक्ति प्रदान करके उसे बलवान बनाना संभव था। शिखर तक नहीं, लेकिन इतनी दूरी काफी है कि अच्छी ताकत बनी रहे। संसाधनों की भी एक सीमा थी। फिर भी जांच करने में कोई हर्ज नहीं था। जब लड़के चुपचाप इंतजार कर रहे थे, माइकल ने अपने आध्यात्मिक बंधन के जरिए जेस्टर से मानसिक रूप से संपर्क स्थापित किया। उनकी जांच करो, देखो कि क्या उनमें से किसी का आध्यात्मिक संबंध है। मुझे लगता है मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। एक पल बीत गया। जेस्टर की आभा हल्की सी स्पंदित हुई, एक अदृश्य तरंग सोनार की तरह फैलती हुई। फिर माइकल सीधा खड़ा हो गया।
क्या मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन गोरे बालों वाले एस के पास एक है।